नमस्ते बच्चों, आज हम मन्नू भंडारी की आत्मकथा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मन्नू भंडारी अपने परिवार, पिताजी के स्वभाव कैसा था, माँ का स्वभाव कैसा था, पिताजी के व्यक्तित्व विशेषता में वो अपने व्यक्तित्व में उसे कितना उतार लेती है उसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ माँ की जो सहनशीलता है वो उसके जीवन का आदर्श कभी न बन सका उसके बारे में हमें समझाती है। अभी अपने बचपन के बारे में बताती है, कौन कौन से खेल बचपन में खेले थे उसके बारे में भी हमें बता रही है। देखिए, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। कौन कौन से खेल खेले? सतोलिया, लंगड़ी टांग। सतोलिया, लगोरी। लंगड़ी टांग मतलब एक टांग को लंगड़ी करके दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ना। पकड़म पकड़ाई आप तो जानते हैं, हिडी हुआ आटा। काली टीलो, आइस पाइस अंदर कण्णु मुच्चाले। तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। ब्याह मतलब विवाह। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ मन्नू भंडारी कहती है, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं, मतलब 2 भाई थे 2 बहनें थी उसकी। और इतना ही नहीं, जब बड़ी बहन की शादी हुई तो बड़ी बहन का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु एक प्रश्न यहाँ पर 1 वर्ड के लिए पूछा गया है, तो आपको वहाँ पर उत्तर ऐसा लिखना है कि सुशीला लिखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बहन का नाम उल्लेख नहीं है। और इतना ही नहीं, वो बताती है कि बड़ी बहन की शादी के समय मेरा उम्र 7 साल था और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में स्थित है, परंतु मुझसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैं दोनों मिलकर घर के बड़े से आंगन में, आंगन अंगड़ा, बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लगोरी खेले थे और लंगड़ी टांग ये भी खेले थे। पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये सब खेल। और कमरों में गुड्डे गुड्डियों का विवाह भी करवाया पड़ोसन के साथ, मतलब वहाँ के सहेलियों के साथ मिलकर। इस तरह कहती है। और यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी जरूर, सीमा थी घर। मन्नू भंडारी कहती है कि हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला। गिल्ली डंडा जो है गांव के बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, और पतंग उड़ाने का खेल भी खेला। और इतना ही नहीं, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया था। जैसे कि ये कांच पीसकर मांझा सूतना मतलब ये क्या करना है कि कांच को पीसकर उसे मैदा या गोंद में मिलाकर पतंग के धागे से चिपकाया जाता है। उस समय वो पतंग ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ जाता है, तो दूसरों की पतंग को वो काट देता है। एक खेल ज़्यादातर उत्तर भारत में खेलते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। गतिविधियाँ मतलब एक्टिविटीज़, दायरा मतलब सीमा। मन्नू भंडारी कहती है, ये सब पतंग उड़ाना, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम, ये सब क्या है, मैदान में खेलते थे। परंतु
पिताजी ऐसा समझते थे कि लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं देना चाहिए। वो तो खुले स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु वो लड़कियों को इतना आज़ादी देना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारी सीमा जो है घर, मतलब हम घर में जितना खेल खेले कोई बात नहीं थी, परंतु मैदान में जाकर खेलना हमारे लिए मना थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले मतलब उस एरिया, सोसाइटी के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी मतलब रोक, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। हिस्सा मतलब हमारे परिवार के सदस्य के जैसे पड़ोसन रहते थे। इस तरह मन्नू भंडारी कहती है, जैसे कि पड़ोस कल्चर के बारे में बताती है। प्राचीन काल में जो पड़ोस कल्चर था कैसा था उसके बारे में आगे वो बताती हैं। देखिए, उस समय उस ज़माने में घर मतलब एक कंपाउंड के अंदर ही घर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर घर मतलब हम उस मोहल्ले के किसी के घर जा सकते थे, वहाँ रह सकते थे। यहाँ पर नाश्ता किया तो दोपहर का भोजन पड़ोस में किया तो कोई बात नहीं थी। घर से एक बार हम सुबह निकलते हैं तो इधर उधर घूमकर खेलते हुए हम क्या करते थे, शाम के समय ही घर लौटते थे। माँ हमें ढूंढते हुए नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम उस मोहल्ले के किसी एक घर में ज़रूर रहते होंगे, इसलिए वो चुप रहती थी। और ऐसा है कि इससे ये पता चलता है कि उस समय पड़ोस कल्चर को ज़्यादा महत्व लोग देते थे। जो इस पड़ोस कल्चर के बारे में आज शहर के बच्चे नहीं जानते होंगे, इसलिए यहाँ पर कहती है उस समय ऐसा था कि कुछ परिवार के लोग ऐसे थे कि पड़ोस वाले ऐसे थे कि वे हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं, ऐसा उनका बर्ताव रहता था। उनकी जो आपसी प्रेम वात्सल्य हो या सहभावना हो, ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। इस तरह मन्नू भंडारी कहती है। इसलिए उस मोहल्ले के किसी के घर पर न जाओ, ऐसा कोई रोक पिता ने न लगा दिया था। और इतना नहीं है, और आज देखिए, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ, शिद्दत मतलब अधिकता के साथ महसूस होता है, अनुभव होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव, मॉडर्न प्रेशर ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, विच्छिन्न मतलब अलग, विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मन्नू भंडारी कहती है, आज क्या है, मनुष्य आधुनिक बनना चाहता है, आधुनिक विचारों के सहारे जीना चाहता है, अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से खुद जीना चाहता है। इस संदर्भ में महानगरों में जैसे दिल्ली हो, चेन्नई हो, बॉम्बे हो, मुंबई हो, कुछ भी हो, वहाँ के बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग अपने आप को असहाय, असुरक्षित और उनका जो व्यक्तित्व है संकुचित ऐसा होता है। और सब वहाँ पर रहने वाले बच्चे जो है हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे कि वो गांव में और शहर में देखिए परिस्थिति कैसी है।
गांव के लोग, अगर कोई शादी हो कुछ भी हो, सारे गांव वालों को निमंत्रण दिया जाता है और सब लोग बहुत खुशी से मिलते जुलते हैं। परंतु शहर में ऐसा नहीं है, है ना। फ्लैटों में रहने वाले ये बच्चे किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, किसी से मिलजुल कर रहना भी नहीं जानते। वो अपने आप में सिमटे हुए होते हैं और अकेलापन भी महसूस करते हैं। अपने कमरे के अंदर ही वो रहना चाहते हैं। बाहर निकलकर दूसरों से मिलना जुलना, बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। सुख दुख बांटना भी नहीं चाहते हैं। परंतु गांव में ऐसा नहीं है। पड़ोसन के साथ हम लोग सुख दुख बांटते हैं, पड़ोसन पर विश्वास रखते हैं, है ना। ऐसे जो वात्सल्य और प्रेम पड़ोसन के साथ हमारा रहता है और रिश्ता भी उसी प्रकार निभाते हैं। अगर कोई संकट आए तो हम क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उस समय हम उनका साथ देते हैं। ऐसे जो पड़ोस कल्चर के बारे में मन्नू भंडारी हमें बता रही है। परंतु आजकल वो पड़ोस कल्चर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में होगा परंतु शहर में ये पड़ोस कल्चर दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इतना ही नहीं, ये पड़ोस कल्चर जो है कितना अच्छा है उसके बारे में मन्नू भंडारी ने हमें बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। पड़ोस कल्चर से हमारी जो आपसी सहयोग की भावना बढ़ जाती है और लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। परंतु यहाँ पर मनुष्य आधुनिक बन गया है। आधुनिकता के दबाव के कारण वो अपना जीवन खुद जीने जा रहा है। तो ऐसी हालत में उसे कभी कभी ज़िंदगी में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो अपने आप में सिमटा हुआ, मतलब संकुचित मानता है और असहाय मानता है और मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसी भावना उसके मन में सदा रहती है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजर अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। मन्नू भंडारी कहती है, मैंने जो कहानी लिखना शुरू किया तो मैंने पहले उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले के घर घर के कहानी को ही चुना था और वहाँ मैंने अपने किशोरावस्था गुजार कर युवावस्था में कदम रखा था। ಅಂದರೆ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ತಾಯಿಯ ಸಹನಶೀಲತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿದ ಆಟಗಳು, ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ 2 ಅಣ್ಣಂದಿರು, 2 ಅಕ್ಕಂದಿರು. ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ವಿವಾಹ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯವಳಾದಂಥ ಅಕ್ಕ ಸುಶೀಲಾ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಗೋರಿ, ಡೊಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಡಿಯುವ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಥರದ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಆಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಕೋಮಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಡುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಂತಹ ಬಂದಂತಹ ಆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಪಡೋಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಅವರು ಪಡೋಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜನ ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಆಧುನಿಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಅಂತ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ತಾವು ಆಯಿತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರಂತೂ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और कहते हैं मेरे कम से कम 1 दर्जन कहानियाँ आरंभिक कहानियों का पात्र जो है इस ब्रह्मपुरी मोहल्ले से लिया गया है और इतना ही नहीं 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है. बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मतलब मुद्रा मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास मतलब अनुभव तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ. मन्नू भंडारी कहती है 1-2 पात्र जो है मेरे परिवार से संबंधित है, बाकी सब पात्र उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले के घर घर की कहानी है, मेरे परिवार के साथ इसका कोई संबंध नहीं है. ऐसे ही वहाँ जो घटना घट रही थी, दिन भर दिन जो समस्याएं उठ रही थी और उसका समाधान किस प्रकार वो लोग निकाल रहे थे, इसे देखते सुनते मैं बड़ी हो गई थी और इनकी छाप मेरे मन में बचपन में जो बात मैंने देखा था सुना था उसकी जो छाप है मेरे मन में इतनी गहरी हो गई थी कि
इसका एहसास जब मैं अपनी कहानी में उस पात्र का चित्रण कर रही थी तब मुझे हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी, अंतराल मतलब बीच में, उनकी भाव भंगिमा, भंगिमा मतलब हाव भाव, उनकी भावना की जो अभिव्यक्ति है, हाव भाव है, विचार, वैचारिक जो शैली है, ये सब बातें और भाषा, साथ ही साथ भाषा के बारे में कहते हैं किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू करती हूँ उस समय ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक घटना को लेती हूँ, तो जब मैं बचपन में जो भी देखी थी, जो भी घटनाएं सुनी थी, वो घटनाएं ऐसी ही कहानी के रूप में उस पात्र का चित्रण करते हुए मैं उसे कहानी के रूप में उतार रही थी। वो आज भी बड़े सहज भाव से इतने साल बीत जाने के बाद भी मेरे मन में ಸ್ಥಿತ है। ಅಂದರೆ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಆರಂಭದ ಕಥೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು 12 ಕಥೆಗಳು ಬರೆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಮೊಹಲ್ಲೆಗೆ, ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಥೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 1-2 ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಮನೆಯ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿನಾಲೂ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮನೆಯ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಾಗ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದುವೇ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಭಾವನೆಯು, ಅಂದರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಟದಿಂದ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, महाभोज उपन्यास का उल्लेख क्यों किया था उसके बारे में बताते हैं. उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक मतलब अचानक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था. एक सुखद आश्चर्य का, सुखद मतलब सुख देने वाला. मन्नू भंडारी कहती है उस समय दास साहब, महाभोज उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है दास साहब, जो मन्नू भंडारी की पड़ोसन है वो, और उसके व्यक्तित्व का उल्लेख मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यास में किया था. आज वही दास साहब, जब मैं उस उपन्यास को पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि वो पड़ोस वाला व्यक्ति, उसके बारे में, उसके जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मैंने उस उपन्यास में किस प्रकार किया है वो आज भी जीवित है, ऐसा मुझे महसूस होता है. और कभी कभी ऐसा भी मैं सोचती हूँ कि ये सब तो मैंने ही किया, तो मुझे अपने आप पर एक सुखद आश्चर्य प्राप्त होता है.
ಅಂದರೆ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಬ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಾಭೋಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆ ಸಾಹಬೇ, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ನಾ ಅಂತ.